गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सेल बायोलॉजी के अंदर अपना नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया की क्या स्ट्रक्चर है, कैसे इनकी खोज हुई और क्या क्या इनके फंक्शंस हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं भी, इनके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि फिलामेंटस हैं, ग्रेनुलर साइटोप्लाज्मिक organisms of all aerobic cells of higher animals and plants and also of some microorganisms algae protozoa और फंजाई में। तो मतलब ये ग्रेनुलर होती हैं, ठीक है, या फिलामेंटल बॉडीज होती हैं जो कि पावर हाउस ऑफ द सेल भी ये कहते हैं। और ये हमारी सेलुलर जो रेस्पिरेशन होती है उससे ये संबंधित होते हैं और सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में भी ये मुख्य होते हैं, इसी इसको हम पावर हाउस कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसकी जब हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि सबसे पहले 1850 में, ठीक है, कोलिकर नाम के 1880 में कोलिकर ने सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को देखा था। किसमें? हमारी जो स्ट्रिएटेड मसल होती हैं, एक तो होती है स्मूथ मसल, एक क्या होती है स्ट्रिएटेड मसल जो होती हैं उनके अंदर होते हैं, स्केलेटल मसल भी जिनको कहते हैं। तो वहाँ पर इसकी खोज की थी, फिर सबसे पहले ऑब्जर्व किया था, एक प्रकार की ग्रेनुलर स्ट्रक्चर थी वहाँ पर। फिर इसके बाद 1882 के अंदर फ्लेमिंग ने जो है इनको एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के रूप में देखा और इसका नाम क्या रखा? फाइला। ठीक है, तो फ्लेमिंग ने इनको क्या नाम दिया? फाइला दिया। फिर 1892 में एल्टमैन के द्वारा बायोप्लास्ट थ्योरी दी गई थी और उसी के आधार पर उसने इनका नाम बायोप्लास्ट रखा था। बायोप्लास्ट क्या होते हैं? एक प्रकार के सिम्बायोन्ट्स के रूप में जिनको हम स्टडी किया था, जो कि बैक्टीरिया से मिलते जुलते थे, तो उसके रूप में उन्होंने ये बताया था। तो एल्टमैन ने इनको बायोप्लास्ट नाम दिया भी, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपको ये बता रखे हैं, फ्लेमिंग ने फिला। फिर उसके बाद 1898 में बेंडा, कार्ल बेंडा ने जो है ये नाम दिया था माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, उसके बाद इसको माइकेलिस ने जेनस ग्रीन बी जो है उस इसके लिए यूज की थी। और सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए किंग्स बुर्री 1992 में बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया ही होती है जहां पर कोशिकीय संश्लेषण होता है। ठीक है, और पेलाडे ने इसकी फाइन स्ट्रक्चर का अध्ययन किया था और क्लोड नाम के वैज्ञानिक ने माइटोकॉन्ड्रिया को अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा इसको अलग किया था। तो ये इसकी एक प्रकार की हिस्ट्री है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जैसे कि नाम से है माइटो और कॉन्ड्रियन होता है, तो ठीक है, इसके बारे में ये इंट्रोडक्शन थी। वैसे माइटो का मतलब क्या होता है? थ्रेड, और कॉन्ड्रो का मतलब क्या होता है? ग्रेनुली लाइक होती है, एक थ्रेड की जैसे होती है, धागे रूप में रोड लाइक जगह होती है, इनकी स्ट्रक्चर होती है। तो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेन्स होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। एनर्जी कन्वर्टिंग या ट्रांसड्यूसिंग ऑर्गेनली जिसको हम कहते हैं, ठीक है, जो एक प्रकार की एनर्जी को दूसरे प्रकार की एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ऑल यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, प्रोकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते हैं, लेकिन उनकी जो मेम्ब्रेन होती है वो ये काम करती है। ठीक है, पावर हाउस भी कहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया जो है सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलीज भी होते हैं। सेमी का मतलब अर्ध, यानी कि ऑटोनोमस है आधे, यानी कि कुछ अपने प्रोटीन्स का निर्माण ये स्वयं करते हैं क्योंकि इनका अपना डीएनए होता है, और बाकी के लिए जो होते हैं ये न्यूक्लियस जो डीएनए होता है उसके ऊपर डिपेंडेंट ये होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसकी क्या स्ट्रक्चर है वो आपको दिखाते हैं। वैसे तो सिंपल सी जो ये है स्ट्रक्चर है, डबल मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, फिर ये क्रिस्टे होते हैं, फिर मैट्रिक्स है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, ये सब जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया की है। तो इसकी स्ट्रक्चर आपको और दिखाएंगे अभी। तो पहले इसकी जो मोर्फोलॉजी है, ठीक है, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो उसमें सबसे पहले आता है इसका साइज। साइज जब देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का तो लगभग 0.05 से लेके 1 माइक्रोन तक इनका साइज होता है। ठीक है, एवरेज जो साइज है ये आता है। और लेंथ जो होती है वो 1 से 10 माइक्रोन
कुछ में 3 से 4 के बीच में होती है, लेकिन इसको 1 से 10 माइक्रोन लंबा ले लिया है, इनकी लेंथ होती है। ठीक है, जैसे कि हमारी मसल्स के अंदर जो होते हैं 2 से 3 माइक्रोन ये लंबे होते हैं। ठीक है, इसके अलावा और कुछ के अंदर ये 8 से 10 माइक्रोन भी इनकी लंबाई नापी गई थी। जब माइटोकॉन्ड्रिया की हम शेप के बारे में स्टडी करते हैं तो इनकी शेप अलग अलग करती है, अलग अलग सेल में अलग अलग की शेप होती है। और ये जो होती हैं वैसे ग्रेनुलर और फिलामेंटस होते हैं। और अगर फिलामेंटस में क्या हुआ, एक प्रकार का रोड लाइक जो स्ट्रक्चर होता है उसका अगर एक सिरे के ऊपर से जैसे फिलामेंट है और एक सिरा से स्वर्ण हो जाए, ठीक है ना, वन एंड क्या होती है, तो उसको क्या होता है, हमें क्लब शेप बोलते हैं। ठीक है, और इसके अलावा इसमें टेनिस के रैकेट की जैसी भी होती हैं। और अगर दोनों स्वेलिंग हो तो उसको हम प्लियोमॉर्फिक भी कहते हैं। ठीक है, तो वेसिकुलर भी होते हैं कुछ माइटोकॉन्ड्रिया, कुछ जगह जो मिलते हैं वो क्या होते हैं भी, वेसिकुलर भी होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बाद नंबर्स आता है, जैसे कि यहाँ पर नंबर्स के बारे में बताया है। नंबर जो आता है माइटोकॉन्ड्रिया का वो वेरीज करता है डिफरेंट सेल टाइप्स में, लेकिन एक ही पार्टिकुलर जो सेल टाइप है उसके अंदर इनका जो नंबर होता है वो फिक्स होता है। ठीक है, और जैसे कि आपको मैंने बताया कि ये माइटोकॉन्ड्रिया सभी यूकैरियोटिक सेल्स में मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर भी कुछ अपवाद हैं जहाँ पर ये नहीं मिलती हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो हम नंबर पढ़ रहे हैं उसी के अंदर आता है कि जो हमारी आरबीसी होती हैं उसके अंदर ये चीज़ें नहीं होती हैं। मैच्योर जो रेड ब्लड कॉर्पस्कल होती हैं, जब वो शुरू में बढ़ती हैं, मैच्योर होने से पहले जो होती हैं उसमें ये चीज़ प्रेजेंट होती हैं, लेकिन जब वो मैच्योर होती हैं तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक अमीबा है जिसका नाम है पीलोमिक्सा, PELOMYXA। ठीक है भी, तो ये है पीलोमिक्सा पोलोस्ट्रीस होती हैं। तो उसके अंदर कुछ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया वहां पर रहते हैं और वो माइटोकॉन्ड्रिया का रोल अदा करते हैं। इसके अलावा जब इनके हम नंबर के बारे में देखते हैं तो इनका जो नंबर होता है 1 से लेके बहुत ज़्यादा तक हो सकते हैं, और ये डिपेंड करते हैं कि वो जो सेल है वो क्या काम करती है, उसके आधार पर जो है इनका नंबर होता है। ठीक है, तो कुछ प्रोटोजोआन है, जैसे आपको मैंने नाम बताया था ट्रिपेनोसोमा वगैरह हैं, इसमें जो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है वो सिर्फ कितना होता है, उनके अंदर 1 होता है, कुछ एल्गी के अंदर भी होता है। ठीक है, लेकिन और सेल के अंदर की संख्या ज़्यादा होती है। और माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं उनके जो 20% ऑफ वॉल्यूम ऑफ द साइटोप्लाज्म क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। तो सेल की एक्टिविटी है, उसकी एज है, या जो टाइप है ना सेल की, वो इसके ऊपर डिपेंड करती है। जो भी सेल बहुत ही एक्टिवली सिंथेसाइजिंग सेल है या ग्रोइंग सेल जो होती हैं उनके अंदर जो है नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होता है। जैसे कि अगर हम देखते हैं जो अंकुरित जो बीज होते हैं, जो अंकुरण जिसके अंदर होता है जर्मिनेशन, उनके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है डोरमेंट सीड की तुलना में ज़्यादा होता है। ठीक है ना, ऐसे ही हम और भी देखते हैं, जैसे कि इंसेक्ट की फ्लाइट मसल्स होती हैं, उसके अंदर भी जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है। लगभग 5000 माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं प्रत्येक फ्लाइट मसल में। ठीक है, क्लेमाइडोमोनाज, ये आपको वैसे पता है, इसके अंदर भी एक ही माइटोकॉन्ड्रिया होती है। हमारा जो स्पर्म होते हैं उसमें 25 माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। वो कैसे होते हैं वो हम अभी डिस्कस करेंगे, उनका अरेंजमेंट कैसे होता है, ये भी अलग अलग होता है। किडनी सेल में 300 होती हैं, रेट का जो लीवर सेल है उसमें 1600 होती हैं, और एक अमीबा है काउस उसमें लगभग 50,000 तक माइटोकॉन्ड्रिया की, या 5 लाख तक उसमें क्या होते हैं भी, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। मतलब इनकी इतनी ज़्यादा संख्या के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है भी, और ये संख्या के अलावा जब हम इनके किसी भी सेल में डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी अध्ययन करते हैं कि ये कहाँ पर होते हैं, वो भी इनका अलग अलग सेल के अंदर इनकी जो लोकेशन होती है वो भी क्या होती है भी अलग अलग होती है। यानी कि नंबर के अलावा इनकी जो लोकेशन है, डिस्ट्रीब्यूशन जो होती हैं वो भी अलग अलग होती है। ठीक है, ये सर्टेन रीजन्स के अंदर कुछ ज़्यादा मिलते हैं, वैसे तो पूरी सेल के अंदर भी मिलते हैं। जैसे कि अगर हम किडनी के अंदर देखते हैं PCT, जो उसका नेफ्रॉन जो होता है प्रोक्सिमल
कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल्स जो होते हैं उनके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं उनके जो बेसल रीजन होता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा मिलते हैं। स्केलेटल मसल्स जो होती हैं वो जो मायोफाइब्रिल जो होते हैं उनके बीच में मिलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो इनकी ये ऐसे पोजीशन होती है। जो हमने अभी बताया था भी इंसेक्ट की फ्लाइट मसल में बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उनके अंदर भी जो होते हैं प्रत्येक जो फाइब्रिल होता है उसके कांटेक्ट में ये मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको अभी डायग्राम बनाते हैं इंसेक्ट्स के अंदर कैसे होते हैं ये। ठीक है, जैसे कि इंसेक्ट के अंदर ये ऐसी ये फ्लाइट मसल्स होती हैं, तो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे ऐसे जो होते हैं ये इनके चारों तरफ क्या होते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया मायोफाइब्रिल्स के चारों तरफ ये अरेंज होते हैं। इसलिए इंसेक्ट में इनकी संख्या बहुत ज़्यादा होगी, तो ये सारे माइटोकॉन्ड्रिया ये भी ऐसे ऐसे क्या होती है माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर अरेंज रहते हैं। जैसे कि हम देखते हैं हमारे ह्यूमन स्पर्म के अंदर भी जब इसकी हम देखते हैं तो क्या होते हैं, ये एक्सियल फिलामेंट होते हैं और इनके इधर दोनों साइड में क्या होते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं मैनचिटे, इसके रूप में क्या होते हैं ये अरेंज होते हैं, तो उसको मूवमेंट करने के लिए एनर्जी जो है प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो इनकी अलग अलग प्रकार की क्या होती है अरेंजमेंट ये होती है। किसी में रेडियली भी ये अरेंज होते हैं, हमारी ल्यूकोसाइट्स के अंदर ये होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कुछ केसेस के अंदर हमने ऐसे भी देखा है कि ये मूवमेंट होता है और जहाँ पर एटीपी की जरूरत पड़ती है वहाँ तक ये पहुँच जाते हैं और उनको क्या करते हैं ये एटीपी प्रदान भी कर देते हैं। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया की भी ये मॉर्फोलॉजी थी और ये मूवमेंट था, इनके अंदर कैसे कैसे ये मूवमेंट होते हैं। अब हम स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो स्ट्रक्चर है वो कैसी होती है। वैसे हम सभी जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया जो है, आपको बताया था कि डबल मेम्ब्रेन एक स्ट्रक्चर होती है माइटोकॉन्ड्रिया, और इसकी जो मेन जो स्ट्रक्चर है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर दिखाया जाता है। वैसे तो ये लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर भी दिखाई देते हैं और ये प्रकार की शॉर्ट रोड के रूप में दिखाई देते हैं, इसलिए नाम क्या होता है माइटोकॉन्ड्रियन। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जब हम इसके स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमें बिल्कुल ही स्पष्ट स्ट्रक्चर दिखाई देती हैं। इसकी जब हम स्ट्रक्चर्स देखते हैं तो इसमें एक आउटर मेम्ब्रेन है, फिर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, इंटर मेम्ब्रेन है, क्रिस्टे और मैट्रिक जो है, इसके रूप में क्या होती है इनकी स्ट्रक्चर होती है। ऐसे इनके अंदर क्या होती है परतें इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। तो इनके अंदर जो है इसकी जो स्ट्रक्चर है वो बताते हैं आपको एक बार। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया की जो स्ट्रक्चर है इसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि ये जो सबसे बाहर जो होती है ये जो आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है, और ये आउटर मेम्ब्रेन है। फिर इसके बाद जो अंदर वाली जो लेयर है, जैसे आप ये मान लो एक ये है, तो ये तो आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन है। और इनर मेम्ब्रेन जो है जिससे ये क्रिस्टे बने हुए हैं, ये इनग्रोथ के रूप में आगे बढ़ रहे हैं इनर मेम्ब्रेन जो है, और इससे क्या बनता है ये क्रिस्टे का निर्माण भी करते हैं। और आउटर मेम्ब्रेन और इंटर मेम्ब्रेन, ठीक है, और जैसे कि ये इंटर मेम्ब्रेन है तो इससे ऐसे क्या बनेंगे ये क्रिस्टे बनेंगे। ये आउटर मेम्ब्रेन है तो ये तो क्रिस्टे बनेंगे, तो ये तो क्या हुआ इंटर क्रिस्टे स्पेस होता है जो क्रिस्टे के बीच में होता है। और दो मेम्ब्रेन के आउटर और इंटर मेम्ब्रेन ये जो होता है ये क्या होता है, इसको हम आउटर चैम्बर भी कहते हैं। जैसे आगे हम इसको पूरा पढ़ेंगे, आउटर चैम्बर भी कहते हैं, या इसको हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इंटर मेम्ब्रेन दो मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस होता है ये, इसको हमें पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस भी कहते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है भी, इसके अंदर जो है ये क्रिस्टे होते हैं, कैसे कैसे इनकी अरेंजमेंट होती है। ये इसके अंदर डीएनए है, 5 से 6 मॉलिक्यूल जो होती है डीएनए के इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो सब हम इसके अंदर ये पढ़ेंगे डीएनए के बारे में भी। और राइबोसोम्स भी जो है यहाँ पर ये मिलती है। तो ये इसकी स्ट्रक्चर है, इसके बारे में आगे हम और पढ़ते हैं। तो आउटर मेम्ब्रेन होती है, तो हम इनके जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम अभी पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो बाहर वाली होती है जो आपको मैंने पढ़ाई थी वहाँ पर, वो क्या होती है आउटर मेम्ब्रेन होती है। आउटर मेम्ब्रेन जो होती है और इनर मेम्ब्रेन में क्या है डिफरेंस होता है, दोनों हैं वैसे फोस्फोलिपिड की बाइलेयर्स होती हैं, लेकिन उसमें अलग अलग उसकी कंपोजिशन होती है। ठीक है, तो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में क्या होता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होता है वो, ठीक है, तो एक प्रकार का वाटरी फ्लूइड होता है। और जो इनर स्पेस जो होता है जिसको हम इनर चैम्बर बोलते हैं, उसके अंदर क्या होता है मैट्रिक्स भरा हुआ होता है। हम उसके बारे में भी आपको भी पढ़ाएंगे कि वो मैट्रिक्स क्या होता है और उसके अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर होती है। तो आउटर मेम्ब्रेन सिंपल फोस्फोलिपिड बाइलेयर होती हुई, और ये माइटोकॉन्ड्रिया को चारों तरफ से कवर करता है। और इसके अलावा आउटर मेम्ब्रेन के अंदर पोरीन जो प्रोटीन है वो भी इसके अंदर क्या होते हैं भी
मिलते हैं, ठीक है। एक प्रकार का जो उसको की ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है, ये पोरीन्स जो होते हैं ये भी यहाँ पर क्या होते हैं भी प्रेजेंट होते हैं। और आउटर मेम्ब्रेन जो होती है इसकी, वो एक प्रकार की परमिएबल मेम्ब्रेन के रूप में प्रेजेंट होती है और ये स्मूथ होती है, मतलब, और ये फ्रीली परमिएबल होता है। और इसीलिए जो यहाँ पर जो मोलिक्यूल की जो कंपोजिशन होती है वो साइटोप्लाज्म जो होती है लगभग उसके बराबर होता है। और यहाँ पर जो ये पोरिन प्रोटीन जो मिलता है, ठीक है, तो जो ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया थे उनके बाहर जो प्रोटीन जो मिलते थे, ये इसकी स्ट्रक्चर और फंक्शन बिल्कुल उसके जैसे ही ये होते हैं। और आउटर मेम्ब्रेन में प्रोटीन और लिपिड जो होते हैं लगभग 1:1 की रेशो होती है। 50% यहाँ पर क्या होते हैं लिपिड होते हैं, और इनके अंदर कोलेस्ट्रॉल भी बहुत ज़्यादा होता है, तो वो भी एक प्रकार के लिपिड ही होती हैं, तो ये आते हैं, ठीक है। प्रोटीन्स इसमें बहुत कम होते हैं आउटर मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है। जैसे कि आउटर मेम्ब्रेन में अगर 10% जो है टोटल प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन का 10% आउटर मेम्ब्रेन होता है, और लगभग 60% जो होता है वो कहाँ होता है इनर मेम्ब्रेन में होता है। और इनर मेम्ब्रेन के अंदर ये हम आगे पढ़ेंगे, वैसे तो इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो भी जो कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं 1 से 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के, वो वहीं पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसके अलावा कई एंजाइम्स होती है, तो ये पोरीन्स वगैरह जो है ये यहीं पर होते हैं। और ये आपको मैंने बताया था कि आयंस, न्यूट्रिएंट्स, एडीपी इसके द्वारा फुली परमेबल होते हैं, ठीक है। तो ये आउटर मेम्ब्रेन के बारे में था भी। अब आता है नेक्स्ट, और उसका नाम क्या है इनर मेम्ब्रेन। अच्छा, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है उसे हम क्या बोलते हैं भी पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है। ये था आपको स्पष्ट हमने बताया था, ठीक है बच्चों। ये आउटर मेम्ब्रेन हमने पढ़ाई थी, अब अंदर क्या आती है इनर मेम्ब्रेन आती। तो इन दोनों के बीच में जो ये स्पेस है इसे हम क्या बोलते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस बोलते हैं, या इसको हम क्या बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस भी इसको हम कहते हैं। और इस स्पेस के अंदर प्रोटॉन कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, H आयंस की मात्रा ये होती है, और ये लगभग 70 एंगस्ट्रॉन का होता है। इंटर मेम्ब्रेन जो ये स्पेस होता है ये कितना होता है लगभग 40 से 70 के बीच में ये होता है, आउटर और इंटर मेम्ब्रेन के बीच के अंदर होता है, ठीक है। और प्रोटॉन यहाँ पर होते हैं, इसका हम आगे पढ़ेंगे। कैमियोस्मोटिक जो हाइपोथेसिस होती है तो उसमें ये H आयन का ट्रांसपोर्ट होता है और उसी से होता है, लेकिन ठीक है भी शुगर्स वगैरह आयंस वगैरह इसमें क्या होते हैं सेम एज दैट ऑफ द साइटोसोल होते हैं। और प्रोटीन्स भी वही होते हैं जो एटीपी सिंथेसिस में इसमें रोल करते हैं, तो ये इसके अंदर ये स्पेस मिलता है। अब हम पढ़ते हैं इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन आज आपको बताया है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उनकी स्ट्रक्चर्स में क्या होती है डिफरेंसेस होते हैं, दोनों में अलग अलग होते हैं। इनर मेम्ब्रेन जो होती है फ्रीली परमेबल होती है ओनली टू ऑक्सीजन, CO2 और H2O। एक बात तो ये है, ठीक है। और इनर मेम्ब्रेन जो है सिलेक्टिवली परमिएबल है, और वहां पर जैसे आउटर मेम्ब्रेन क्या थी फ्रीली परमिएबल थी, कोई भी मोलिक्यूल वहां से पास कर सकता है, लेकिन यूजुअल जो मेम्ब्रेन होती है उसके द्वारा ये सिलेक्टिवली परमेबल होती है, और ये मटेरियल्स का माइटोकॉन्ड्रिया से अंदर और बाहर जो मूवमेंट होता है उसको रेगुलेट करती हैं। और इनर मेम्ब्रेन एंजाइम्स में भी रिच होती हैं, और इसमें कैरियर प्रोटीन भी ज़्यादा होता है, यानी कि इसमें प्रोटीन और लिपिड जो रेशियो होती है वो 4:1 होती है बाय वेट के द्वारा। 4 प्रोटीन है तो एक इसमें क्या होगा लिपिड इसके अंदर ये प्रेजेंट होता है, और इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है। और इसकी तुलना में यहाँ पर एक अलग से एक लिपिड मिलता है जिसको हम क्या बोलते हैं भी कार्डियोलिपिन कहते हैं, ठीक है। डाइफॉस्फेटाइल एस्ट्रोल जो होती है एक अलग से मतलब ये मिलती है लिपिन, डाइफॉस्फेटाइल ग्लिसरॉल जो है ये मिलता है, तो ये इंडर मेम्ब्रेन के अंदर कार्डियोलिपिन मिलता है, ठीक है। उसकी मात्रा ज़्यादा होती है इनके अंदर भी। इसके अलावा जैसे कि आपको मैंने पढ़ाया था कि आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो स्मूथली होती है, उसकी तुलना के अंदर जब हम देखते हैं इंडर मेम्ब्रेन जो होती है उसके अंदर कुछ इनग्रोथ से मिलती हैं, और उन इनग्रोथ को हम क्या बोलते हैं क्रिस्टे कहते हैं। और ये जो क्रिस्टे हैं इसकी इनफोल्डिंग हो इंडर मेम्ब्रेन की, और इससे क्या होता है इसका जो सरफेस एरिया होता है लगभग 4 से 5 गुना क्या होता है ये बढ़ जाता है, ये क्रिस्टे की वजह से होता है, ठीक है। तो ये क्रिस्टे है, इसकी जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में अभी हम इसको दिखाते हैं। इसकी क्रिस्टा है तो इसकी ये जो स्ट्रक्चर है ये इसका क्या है यहाँ पर, अब ये मान लो कि ये एक ऐसा बेस पीस है, ये उसके ऊपर स्टाक है, और ये इसका हेड पीस है। इसमें ये 3 स्ट्रक्चर्स होती हैं इसके अंदर, ठीक है ना। तो हम इनके बारे में आगे पढ़ेंगे।
और आउटर मेम्ब्रेन के अंदर और क्या चीज़ें होती हैं, इनर मेम्ब्रेन के अंदर ये आता है। तो ये क्रिस्टे होते हैं, ये फोल्ड्स ऑफ दी इनर मेम्ब्रेन होती हैं, ठीक है, और यहाँ पर एटीपी प्रोड्यूस करते हैं। और कई बार जो क्रिस्टे होते हैं एक दूसरे के जो अपोजिट वाले होते हैं वो मिल भी जाते हैं, और उससे क्या होता है वो कंपार्टमेंट्स में टूट जाता है। और क्रिस्टे के ऊपर जो होते हैं, जो क्रिस्टे जो यहाँ पर रिएक्शन हुए हैं, इनके ऊपर कुछ स्टार्क्ड पार्टिकल मिलते हैं, ठीक है ना। वैसे कुछ पार्टिकल आउटर मेम्ब्रेन पर मिलते हैं जिनको हम पार्सन पार्टिकल कहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो होते हैं वो क्या मिलते हैं, स्टार्क्ड पार्टिकल्स भी कहते हैं। और ये जो होते हैं इनके कई नाम होते हैं, ये पार्टिकल जो हैं, ठीक है। तो ये क्रिस्टे के ऊपर ही ये होते हैं। तो क्रिस्टे के अंदर जो ये फोल्ड होके मिलते हैं अंदर की साइड में, एक ट्यूबुलर भी हो सकती हैं, कुछ जगह पर क्या होती हैं ये ट्यूबुलर होती हैं कुछ जगह पर, ठीक है, क्रिस्टे जो होती हैं। और इसके अलावा ये क्या होती हैं, फोल्ड्स के रूप में ये प्रेजेंट होती है, जिससे जो होता है इनका सरफेस एरिया जो होता है वो बढ़ जाता है। तो भाई अब हम आगे पढ़ते हैं। तो जब हम क्रिस्टे की जो स्ट्रक्चर है, जैसे कि आपको हमने पहले भी इसके बारे में बताया था, क्रिस्टे जो होता है इससे इसका जो इनर सरफेस जो होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ना। जैसे कि काउस काउस जो होता है, अमीबा जो होता है, उसमें ये जिग जैग होते हैं, अलग अलग प्रकार की होती है इनके अंदर, ठीक है ना। उनके हार्ट के अंदर मसल सेल हैं या जो भी है उनके अंदर ये जिग जैग प्रकार का होता है। और सेम स्पीसीज की डिफरेंट सेल के अंदर भी जो होते हैं क्रिस्टे अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं। जैसे कि इंसेक्ट की जो लेग मसल है उसमें वो लेमिलर प्रकार के हो सकते हैं, और बाकी जो फ्लाइट मसल जो होती है उसके अंदर वो ट्यूबुलर होते हैं। और क्रिस्टे सिंपल भी हो सकते हैं और ब्रांच भी होते हैं। और प्लांट्स के अंदर जो क्रिस्टे होते हैं वो ट्यूबुलर होते हैं, ठीक है। और क्रिस्टे का जो नंबर होता है वो भी वेरी करता है, ठीक है। एक्टिव सेल में इनकी क्रिस्टे ज़्यादा होता है और इसमें कम होते हैं इनएक्टिव सेल के अंदर। हार्ट और जो स्केलेटल मसल होती हैं उसके अंदर 3 टाइम ज़्यादा क्रिस्टे मिलते हैं, जैसे कि उसकी तुलना में हमारे लीवर जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसकी तुलना में, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी की जरूरत ज़्यादा पड़ती है। और इंटर क्रिस्टल स्पेस होता ही है जो कि कंटिन्यूस किसका होता है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर ये होता है। तो ये लगभग 5 टाइम जो होते हैं इंटर मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया ज़्यादा होता है ड्यू टू दीज क्रिस्टे होते हैं। और ये क्रिस्टे जो होते हैं ये जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो एक्सपेंशन है या उसका जो स्वेलिंग जो होती है डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस में या मेटाबॉलिक के अंदर, ये उसको अलाउड करता है, ठीक है। हम जब क्रिस्टे के बारे में जैसे आपको बताया था, जैसे कि भी ये स्ट्रक्चर है, ये क्रिस्टे होते हैं, ठीक है। अब इस क्रिस्टे के अंदर क्या होते हैं, कुछ पार्टिकल्स मिलते हैं, और वो पार्टिकल जैसे कि यहाँ पर ये ऐसे एक्सटेंड होके आई है ना, तो इसको हम ये मान लो भी ये ऐसे मेम्ब्रेन के रूप में ये आई है। तो यहाँ पर ये क्रिस्टे जो है ये ऐसे इसके अंदर ये स्ट्रक्चर होती है, इसके अंदर कुछ चीज़ मिलती हैं, और जिसको हम क्या बोलते हैं F0 F1 पार्टिकल भी इनको हम कहते हैं, इनको हम ओग्जिसोम्स भी कहते हैं। तो ये इनर जो मेम्ब्रेन है इनकी जो अंदर जो क्रिस्टे के रूप में आई है उनको हमने ओग्जिसोम्स नाम भी दिया है। ये इसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी कहते हैं इनको, या इनको हम क्या बोलते हैं F0 F1 पार्टिकल्स भी इनको हम कहते हैं। तो ये यहाँ पर ये क्रिस्टे के अंदर ये ओग्जिसोम्स होते हैं, और इसके अलग अलग जो पार्ट होता है उसका अलग अलग काम होता है, हेड पीस है, बेस है, उनके जो होते हैं इसके अंदर ये जो कार्य होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। और जो ओग्जिसोम होते हैं उनकी संख्या जो होती है 1 लाख से 1 करोड़ के बीच में ये ओग्जिसोम होते हैं सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और ये एटीपीएज सिंथेसिस एंजाइम के रूप में काम करते हैं, और इनसे एटीपी का निर्माण होता है, ठीक है। इसके अलावा इनर जो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो होती है उसके सभी जो कैरियर मोलिक्यूल जो होते हैं वहाँ पर वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है भी। साइटोक्रोम्स, डिहाइड्रोजिनेजेस, फ्लेवोप्रोटीन्स सभी जो होते हैं वो वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, इनर मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं। तो इसको हम इसके अंदर तो 3 भाग है भी। ये जो इसका होता है ये तो क्या होता है, स्टाक होता है, ठीक है। स्टाक की अलग अलग इसके अंदर लेंथ होती है, तो ये स्टाक होता है जो कि मेम्ब्रेन के अंदर, ये बेस है, ये स्टाक है, और ये इनका क्या होता है, हेड पीस है। तो बेस जो होता है लगभग 45 एंगस्ट्रॉन का होता है, ठीक है। और जो स्टॉक है वो 33 एंगस्ट्रॉन का होता है। और जो बेस पीस है उसको हम F0 कहते हैं,
और जो स्टॉक है उसको हम F5 F6 पीस भी कहते हैं, प्रोटोन चैनल के रूप में वो काम करता है। और जो हेड होता है जो कि ATPase के रूप में काम करता है उसको हम F1 पार्टिकल कहते हैं। तो ये ऑक्सीसोम्स जो है ये यहाँ पर ये मिलते हैं इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर भी। अब हम माइटोकॉन्ड्रियल के अंदर जो होती है इंटर मेम्ब्रेन के अंदर एक इसमें स्पेस मिलता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। तो एक काफ़ी वाइड स्पेस है, आपको मैंने शुरू में डायग्राम जब बनाया था क्रिस्टी के बीच में जो बचता है तो इसको हम इनर चैम्बर कहते हैं। ठीक है, एक आउटर चैम्बर आया था जो कि दो मेम्ब्रेन के बीच में होता है, और ये इंटर मेम्ब्रेन के अंदर जो होता है इसको हम इनर चैम्बर भी कहते हैं। और ये इसमें एक जेल लाइक पदार्थ भरा होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, और इसको हम स्ट्रोमा जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है ये बिल्कुल उसके जैसा ही होता है, एनालोगस है उसके बाद, नॉट होमोलोगस, उसे क्या है ये एनालोगस है। और इसके अंदर ही प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, राइबोसोम है, डीएनए है, डीएनए की कम से कम 4 या 5 कॉपी यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा कुछ और जो है यहाँ पर मोलिक्यूल से प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स जो है वो ये है भी इंटर मेम्ब्रेन के द्वारा होता है, जेल लाइक होता है, 2/3 ऑफ टोटल प्रोटीन्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है मैट्रिक्स के अंदर ही होते हैं। मैट्रिक्स में एंजाइम्स है, डीएनए, जीनोम्स, राइबोसोम, ट्रांसफर आरएनए, ये सभी इसके अंदर होते हैं। और इसमें एटीपी सिंथेसिस जो होती है और इसके अंदर और भी कई प्रकार के एंजाइम्स यहाँ पर ये मिलते हैं मैट्रिक्स के अंदर। तो ये मैट्रिक्स के अंदर इसमें क्या मिलता है कि डीएनए भी मिलता है, तो हम उसके बारे में थोड़ा बहुत आपको बताते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होते हैं। ये जो डीएनए होता है समाल होता है, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड होता है और कोवलेंटली लिंक्ड इसमें डीएनए मिलता है। और ये डीएनए मल्टीपल कॉपीज के अंदर मिलता है, कम से कम 4 से 5 कॉपीज में क्या होती है कि मैट्रिक्स के अंदर ये मिलता है। इसके अंदर 16569 बेस पेयर के अंदर ये मिलते हैं। और ये या तो इंटर मेम्ब्रेन से अटैच होता है या ये फ्रीली मैट्रिक्स के अंदर भी ये मिलते हैं। और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया के लिए जो ग्रोथ है उसकी जो मल्टीप्लिकेशन जो होता है उसके लिए इसमें क्या होते हैं, इस डीएनए के अंदर जीन्स होते हैं और ये प्रोटीन्स का निर्माण करता है। कितने प्रोटीन्स बनाता है, ये जो है 2 आरएनए बनाता है, 22 ट्रांसफर आरएनए बनाता है और 13 माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स बनाते हैं। इसे आरएनए और प्रोटीन्स भी बनते हैं जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है, रेप्लिकेशन और डुप्लीकेशन भी होते हैं। लेकिन हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया जो है ऑटोनोमस नहीं होता है, इसको हम सेमी ऑटोनोमस भी कहते हैं, क्योंकि इससे सभी प्रकार के प्रोटीन्स का निर्माण नहीं होता है और बाकी प्रोटीन्स के लिए यह जो होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर, हमारे न्यूक्लियर जो डीएनए है उसके ऊपर जो होता है ये निर्भर होता है। राइबोसोम जो होते हैं यहाँ पर, राइबोसोम वैसे तो 70S वाले कहते हैं, लेकिन ह्यूमन बींग्स के अंदर जो राइबोसोम होते हैं वो लगभग 55S प्रकार के राइबोसोम होते हैं। ठीक है, जो कि प्रोकैरियोटिक प्रकार के होते हैं वैसे तो, और इनको हम माइटोराइबोसोम्स कहते हैं। जो साइटोराइबोसोम जो होते हैं वो 80S प्रकार के होते हैं। ठीक है, और ये माइटोराइबोसोम जो होते हैं या तो मैट्रिक्स के अंदर फ्रीली पड़े रहते हैं या जो क्रिस्टियो होते हैं उसके ऊपर ही अटैच होते हैं। और ये राइबोसोम एंटीबायोटिक्स के प्रति सेंसिटिव होते हैं जिसके प्रति बैक्टीरिया भी होते हैं। ठीक है ना, तो ये प्रोकैरियोटिक इसका ओरिजिन दिखाता है। ठीक है भी, आरएनए भी यहाँ पर मिलते हैं, तीनों प्रकार के जो आरएनए भी मिलते हैं। ठीक है, और इसके अलावा ये इनर चैम्बर के अंदर जो होता है उसकी पीएच भी कम होती है। ठीक है, बाहर मोर एसिडिक पीएच होती है, अंदर क्या होती है इसमें कम, इसके अंदर ये प्रेजेंट होती है। तो भी ये इसकी स्ट्रक्चर्स आती हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं फंक्शंस। ये आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन बात था थोड़ा बहुत, कार्डियोलिपिन वगैरह हैं। फंक्शंस क्या क्या इसके अंदर होते हैं। हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया, एक तो ये एनर्जी ट्रांसड्यूसर के रूप में काम करता है, सिंथेसिस ऑफ एटीपी क्रेब्स साइकिल मैट्रिक्स में होती है, ईटीसी सिस्टम जो होता है और फॉस्फोलिपिड सिस्टम एटीपी है जिसके अंदर ये प्रेजेंट होता है। और इसके अलावा ये कि एक्स्ट्रा माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस जिसको हम साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस भी कहते हैं, क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उनका इनहेरिटेंस जो होता है वो सिर्फ मदर के द्वारा होता है, क्योंकि जो ओवम होता है उसमें साइटोप्लाज्म होता है, ये यानी कि ये साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस दिखाते हैं। ठीक है, तो इनके अंदर ये ऐसा जो होता है ये आते हैं और इनके अंदर और भी फंक्शंस होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो है वैसे मेन फंक्शंस जो होता है
वो तो क्या होता है कि इसको पावर हाउस कहते हैं। इसको हम हमारी बॉडी का स्टोरेज बैटरीज के रूप में भी काम करता है ये, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर एटीपी का जनरेशन होता है और जो एटीपी होती है वो यहीं पर स्टोर भी की जाती है, जो कि बाद में मसल कॉन्ट्रैक्शन में, ग्रोथ में, कहीं अलग अलग जगह पर क्या होती है वो काम आती है। इसके अलावा और जो इंटरमीडिएट्स होते हैं बायोमोलिक्यूल्स के सिंथेसिस के लिए, वो माइटोकॉन्ड्रिया से हमें मिलते हैं, जैसे क्लोरोफिल के लिए, साइटोक्रोम्स के लिए यहाँ पर ही मिलते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है कैल्शियम आयंस को भी इकट्ठा कर लेता है। इसके अलावा इसके और भी कार्य होते हैं, प्रोडक्शन ऑफ हीट भी होता है, नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, जिसमें शिवरिंग नहीं होती, कंपन नहीं होती है, ठीक है ना। तो ये जो प्रोटोन ग्रेडियंट जो पंप इकट्ठा होता है उसकी वजह से जो हीट वहाँ पर क्या होती है, जनरेट होती है। अपोप्टोसिस जो है प्रोग्राम सेल डेथ के अंदर भी इनका रोल होता है, न्यूरोट्रांसमीटर मेटाबॉलिज्म में भी होता ही है, और कोलेस्ट्रॉल जो मेटाबॉलिज्म है उनके अंदर भी जो होता है इनका रोल होता है। इसके अलावा आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन और इनके भी अलग अलग इसमें रोल है। आउटर मेम्ब्रेन जो है एपिनेफ्रिन का ऑक्सीडेशन है, डिग्रेडेशन ऑफ ट्रिप्टोफैन है, और इलोंगेशन ऑफ फैटी एसिड जो है इसके लिए एंजाइम्स के होते हैं, आउटर मेम्ब्रेन में होते हैं। इनर मेम्ब्रेन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होता है। मैट्रिक्स में क्रेब्स साइकिल भी होती है, और जो फैटी एसिड का जो बीटा ऑक्सीडेशन होता है वो भी यहीं पर होता है। यूरिया साइकिल वगैरह जो होती है सारी कहाँ पर होती है, मैट्रिक्स के अंदर ये प्रेजेंट होती है। तो इस प्रकार भी माइटोकॉन्ड्रिया हमारे एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गेनेल के रूप में क्या होता है, ये काम करता है। ठीक है बच्चों, भी आपको ये समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।